अब देखो, हम अब बात करने जा रहे हैं कि जो 27 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। हमारे पास हमने देखा कि पीछे हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें मिले हैं मेमोरी बेस वो 15 है, तो उनके बेस पर ये कुछ एनालिसिस है। अगर हम इसके अंदर देखें तो आपके सामने जो पहला वाला कॉलम है ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए, यानी यूनिट का नाम है। सेकंड वाले पार्ट में लिखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने पूछे गए हैं और इसके बाद मार्क्स और वेटेज कितना रहा उस पर्टिकुलर चैप्टर का। अगर आप इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें कि बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करें तो पीछे आपने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन आया। ध्यान रखना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, तो बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन आया था। तो अगर हम पेपर का टोटल मार्क्स 64 मान के चल रहे हैं तो जो भी एक क्वेश्चन आएगा उसका वेटेज कितना होगा, 4%। तो अगर ये 4% है तो ये इस अगर हम 53% बात कर रहे हैं, क्योंकि 25 हमारे पास जेईई मेंस के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आते हैं उसको अगर हम 100% कहें तो ये पेपर का 53% वेटेज है। बाकी 47 मेमोरी बेस्ड है तो हमें पता नहीं, तो यहाँ पर ये 3% आएगा। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगर आप इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास एक क्वेश्चन सर्किल का है, एक क्वेश्चन पैराबोला का है। वैसे भी आप जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्किल और कोनिक सेक्शन 3 पार्ट होते हैं, तो वहां से 2 या 3 क्वेश्चन तो आना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि इसके अंदर सर्किल और पैराबोला दोनों से एक एक क्वेश्चन आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पूछा गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज आपके सामने है। इसके अंदर अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब होता है कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी या एओडी वाला पार्ट। तो इसके अंदर जो लिमिट वाला पार्ट है, इस लिमिट वाले पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस की बात करो तो इसके अंदर इंटीग्रल कैलकुलस में आपको पता है एरिया अंडर द कर्व, इंडेफिनेट, डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट आता है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल हमारे पास क्योंकि 15 क्वेश्चन अवेलेबल है, उसके बेस पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो एरिया अंडर द कर्व है इसका एक क्वेश्चन आया है। और इसके अंदर अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये एक पर्टिकुलर चैप्टर से जिससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें तो एज यूजुअल आप सब जानते हो कि रीजनिंग से हर स्लॉट के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म में आता है। रीजनिंग और स्टैटिक्स ऐसे चैप्टर हैं जिनसे जनरली हर स्लॉट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा अगर हम इसके अंदर आगे बात करें, अब यहाँ पर आप देखो मैथमेटिकल रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है जो क्वाड्रेटिक है। अगर आप एलजेब्रा वाले पार्ट पे जाओ जैसे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका भी एक क्वेश्चन है, सीक्वेंस का भी एक क्वेश्चन है। टिग्नोमेट्री वाले पार्ट से रेशियो एंड इक्वेशन, आपको पता है कि टिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते हैं। वैसे तो 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं, एक टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री इक्वेशन से, तो इक्वेशन से तो जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर इस बार इक्वेशन और रेशियो दोनों से पूछा है। ऐसे अगर हम वेक्टर 3D की बात करें तो वेक्टर 3D में वेक्टर और 3D दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेक्टर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये बता रहा है कि अगर आप इसको समझो तो यहाँ से क्लियर है कि जो जेईई मेंस होता है उसके अंदर हर चैप्टर से कम एक एक क्वेश्चन उठाया जाता है। तो यहाँ पर ये बैलेंस करके चलते हैं, यानी ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसको ये अनटच, यानी कि बिना, ऐसा नहीं कि पेपर में उसका कोई पार्ट नहीं है। अब इसके आगे अगर आप देखो तो अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें कि हमारे पास 11 से कितने क्वेश्चन आए या 12 से कितने क्वेश्चन आए, मैं ये आउट ऑफ 15 बात कर रहा हूँ। तो टोटल हमारे पास जो 15 क्वेश्चन थे उसके अंदर 7 क्वेश्चन 11 से आए थे और 8 क्वेश्चन 12 से आए थे। वैसे अगर आप एक्चुअल पूरा पेपर देखोगे आने के बाद तो उस पूरे पेपर में आप नोटिस करोगे कि जनरली 11-12 का जो वेटेज होता है वो 50-50 के पास होता है, मतलब 50-50 से ज़्यादा दूर नहीं आता। तो यहाँ भी अगर आप इन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन देखो तो आपको 7 क्वेश्चन 11 के और 8 क्वेश्चन 12 के मिल रहे हैं, यानी दोनों का जो वेटेज है वो देखा जाए तो आधा आधा है, 50-50 है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन का जो लेवल है इस लेवल की बात करें तो जेईई मेंस का जो पेपर होता है इसके अंदर क्या होता है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो टफ क्वेश्चन तो पूरे पेपर में 2-3 से ज़्यादा आ जाएं तो बड़ी बात है। अदरवाइज जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो या तो इजी होता है या मॉडरेट होता है। अब यहाँ पर जो इजी क्वेश्चन अगर आप आउट ऑफ 15 बात कर रहे हो तो आपके पास 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी का मतलब है कि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस, उसके अंदर कोई आपको कैलकुलेशन या कोई दिमाग नहीं लगाना। इसके अलावा अगर हम मॉडरेट की डेफिनेशन की बात करें तो मॉडरेट का मतलब है जिस क्वेश्चन में आपको 2-4 लाइनें सोचनी पड़े या जिस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़े। तो ऐसे जो 11 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मॉडरेट थे, यानी पेपर एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव या हम बोल सकते हैं कि बैलेंस पेपर था। मॉडरेट में भी ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत लंबा क्वेश्चन हो जिसकी कैलकुलेशन करने में आपको आधा घंटा लग रहा हो। तो यहाँ पर आप देखो कि आपके सामने ये ईजी और मॉडरेट का लेवल है आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे देखकर इसको एनालिसिस चेंज हो सकता है कि वो बचे हुए क्वेश्चन टफ थे या इजी थे।
तो आपके सामने ये इस पेपर का एनालिसिस है, जिसे देखकर आप समझ सकते हो कि 11th या 12th दोनों ही जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इंपॉर्टेंट।